Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. आज का डेट है 26 दिसंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था रिगार्डिंग नेशनल टेस्ट हाउस। नाउ ये नेशनल टेस्ट हाउस जो है ना अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये सेटअप करने वाली है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरीज होते हैं ना और चार्जिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनके लिए कहाँ कहाँ पर, मुंबई और कोलकाता में। नेशनल टेस्ट हाउस के बारे में अगर देख लेते हैं तो यह इसको मतलब इस नेशनल टेस्ट हाउस को हम लोग गवर्नमेंट टेस्ट हाउस भी बोलते हैं। स्टैब्लिश इसको किया गया था 1912 में। कहाँ पर? कलकत्ता में बाय द देन रेलवे बोर्ड। और इसका काम क्या था? टू कैटर द नीड्स ऑफ इंडियन रेलवेज बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में और यह एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगेन रिसर्च करके जो मैन्युफैक्चर करेगा तो मैन्युफैक्चर जो करेगा पहले तो उसको रिसर्च करना पड़ेगा ना, पहले उसको देखना पड़ेगा दैट जो भी हम लोग बना रहे हैं वेदर दैट क्वालिटी कंट्रोल के गाइडलाइंस को या क्या ये कवर कर रहा है क्या नहीं, राइट। सो यस, इट हैज़ 6 रीजनल ऑफिस कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी में है, राइट। फंक्शंस क्या है भैया नेशनल टेस्ट हाउस का? देखो, टेस्ट करना और इवेल्युएट करना मटेरियल, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट, मॉडल्स, सिस्टम और सब सिस्टम को प्रैक्टिकली हर एक ब्रांच में एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल एंड आर्म्स एंड एम्युनिशन ब्रांच को छोड़कर। टेस्ट और सर्टिफाई करना वेल्डर्स को, कैलिब्रेट करना इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स को, असिस्ट करना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को इन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स और साथ ही साथ असिस्ट करना नेशनल एक्रेडिटेशन ब्यूरो फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन इन एक्रेडिटेशन टू टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज इन द कंट्री, ऑफ कोर्स, राइट। तो ये सारे फंक्शंस है नेशनल टेस्टिंग हाउस का। नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉग। देखो अगेन यूजुअली वैसे ही ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, राइट, बट अभी ये न्यूज़ में क्यों है पहले तो हमें ये समझना पड़ रहा है। क्योंकि देखो ठंडियों का दिन आ रहा है, राइट, ठंडियों का दिन आ रहा है तो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है ना बहुत ही ज़्यादा घने घने फॉग्स देखने को मिल रहे हैं जिसको हम लोग कुहासा भी बोलते हैं, राइट। सो यस, इन फॉग्स जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ यूपी और राजस्थान में भी हमें बहुत डेंस फॉग देखने को मिल रहा है। नाउ फॉग बनने के कुछ कुछ क्राइटेरियाज होनी चाहिए, जैसे जहाँ पर फॉग बन रहा है ना वहाँ पर या तो काम विंड होनी चाहिए, मतलब कामनेस प्रिवेल होनी चाहिए, विंड नहीं बहनी चाहिए, या तो अगर विंड बहे तो दोज विंड शुड बी वेरी वेरी लाइट विंड्स, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा है ओवरनाइट द अर्थ सरफेस रेडिएट्स हीट इनटू द स्पेस। ये हमें पता है। देखो सुबह को समय क्या होता है, ये जो आपका शॉर्ट वेव रेडिएशंस है वो आती है, शाम के टाइम में क्या होता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो है वो अर्थ से बाहर निकलती है ना। तो ओवरनाइट द अर्थ सरफेस रेडिएट्स हीट इनटू द स्पेस। रात को क्या होता है दैट जितना हीट सुबह को मिला था ना अर्थ को उतना हीट रेडिएट बैक करता है बाहर में, राइट। ग्राउंड इसलिए क्या होता है ग्राउंड कूल डाउन हो जाता है, जिसके कारण आप सोचो नीचे का अगर ग्राउंड कूल डाउन हो गया भैया तो इसके ऊपर का सरफेस भी तो कूल डाउन, मतलब सॉरी एयर का जो लेयर है वो भी तो कूल डाउन हो जाएगा ना जो ग्राउंड के ऊपर है, right. So yes, moisture in that lowest layer of the air condenses to form वाटर ड्रॉपलेट्स। अब क्या हुआ, अब ये वाला एयर बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है, ये वाला एयर हद से ज़्यादा कूल डाउन हो जाएगा। आप खुद सोचो ये अगर हद से ज़्यादा कूल डाउन हो गया, ऊपर वाला तो रिस्पेक्टिवली ज़्यादा कूल डाउन एयर नहीं है ना, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर धीरे धीरे कंडेंस हो जाएंगे बाई कॉन्टैक्ट टू दिस वेरी कोल्ड एयर, राइट। तो इसीलिए तो नीचे वाले लेयर्स में हमें फॉग देखने को मिलता है ना। यही तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ फॉग्स में। With the land surface cooling down at night, the air close to the surface also cools down. Since the cooler air cannot hold as much as moisture as warm air, the water vapor in the air condenses to form fog. बोला ना, है ना। और फॉग्स बिगिंस जो है ना ये मॉर्निंग के समय ही होगा, क्योंकि अगेन देखिए क्या होता है ना रात को लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलना स्टार्ट होती है, बट एक्चुअली में जो हद से ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना वो
बहुत एक्सट्रीम मॉर्निंग के समय 4 बजे 3 बजे वैसा होना स्टार्ट होता है, राइट। तो वैसा तब उसी समय कंडेंसेशन भी होना स्टार्ट होता है, उसी समय फॉग का जो है डेंस मिलना हमें स्टार्ट होता है। नाउ फॉग्स के अगर कुछ कुछ फेवरेबल कंडीशन हम लोग देख लें, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ फॉग का, तो देखिए सबसे पहला जो है द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड अ फॉल इन द टेम्परेचर्स आर अनडाउटेडली द की फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, अदरवाइज तो ये होगा ही नहीं, राइट। साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा दैट फॉग की जो स्पेशल वेरिएबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज अगर ये एक बहुत बड़ा सरफेस ऑफ अर्थ ले लीजिए, इस रीजन में फॉग होना और इस रीजन में फॉग होना आसमान जमीन का अंतर है, राइट। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, हर जगह ह्यूमिडिटी कंडीशन, हर जगह विंड कंडीशन, हर जगह टेम्परेचर कंडीशन, क्या ये कभी 100% सेम होगा? नहीं, राइट, है ना। इसीलिए तो आप जैसे से फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन ही क्यों ना ले लीजिए, ये क्यों रीजन ज़्यादा वल्नरेबल है फॉग के लिए? क्योंकि इस रीजन में वाटर बॉडीज का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही ज़्यादा फॉग बनने का प्रोबेबिलिटी है। इसलिए तो यहाँ पे बोला गया एरिया नियर द वाटर बॉडीज आर मे सी द डेंसर फॉग्स बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट ग्रीन वॉल के बारे में बोला गया है ना। अभी जो है ना बंगाल बैरियर, ग्रीन वॉल और बंगाल बैरियर से भी बोला जा रहा है ना। क्यों न्यूज़ में था? बंगाल बैरियर है क्या? बंगाल बैरियर क्या ग्रीन वॉल है? जी हाँ, ग्रीन वॉल ही है। तो सवाल होता है ग्रीन वॉल क्या है। देखो, ग्रीन वॉल को बताने से पहले ना मैं आपको एक जो पहला ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था ना उसको बारे में समझाना चाहता हूँ। देखो, हमें पता है दैट दिस रीजन इज सहारा डेजर्ट, राइट। अब डेजर्टिफिकेशन दुनिया भर में फैल रही है, तो ग्रीन वॉल की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ग्रीन वॉल बना किस लिए था? इसका कॉन्सेप्ट ये है दैट ये जो सहारा डेजर्ट है ना, ये सहारा डेजर्ट जिससे इन रीजन्स में फैल ना जाए, इसीलिए यहां पे एक बड़ा सा चेन बना दो। ये चेन किसका होगा? आपका जाके पेड़ पौधों का। इतना ज्यादा चेन होगा, इतना ज्यादा चेन होगा, इतना डेंस चेन होगा दैट ये जो सहारा डेजर्ट है ये दूर दराजों वाले रीजन में फैल ना पाए, राइट। इसीलिए ग्रीन वॉल का कॉन्सेप्ट है। अभी न्यूज में क्या है दैट एक्सपर्ट हैज क्वेश्चन द प्लान टू इरेक्ट ग्रीन वॉल ऑन द वेस्ट बंगाल्स वेस्टर्न बॉर्डर टू स्टॉप पोल्यूटेंट। अब वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पता है क्या बोल रही है? वो लोग बोल रही है दैट देखो भाई, हम लोग 800 किलोमीटर लंबा जो है वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न फ्रिंज वाले रीजन में ग्रीन वॉल बनाएंगे जिससे पोल्यूटेंट जो है हमारे स्टेट में एंटर ना कर सके। तो ये काम करेगा एज ए बायोशील्ड, है ना। अ वॉल फॉर मेगा प्लांटेशन, जो क्या वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रही है। क्या बोल रही है ये बोल रही है दैट देखो, पोल्यूशन जो है फ्रॉम अदर स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर close to half of the West Bengal pollution load. And what are the expert? Why are expert against it? Because the execution may run into several crores. क्योंकि बहुत पैसे खर्च होंगे, पहली बात तो, राइट। ऊपर से बोला जा रहा है दैट ऐसा भी हो सकता है दैट इट माइट नॉट सर्व द पर्पस फॉर विच इट इज मेड, राइट। सो वही बोला दैट वेस्ट बंगाल तो ये बोल रहे थे देखो, वेस्ट बंगाल तो आप जिस पर्पस से बना रहे हो, बट वेस्ट बंगाल तो काफी लेस बाउंड्री पोल्यूशन फेस कर रही है फ्रॉम द नियर बाई स्टेट्स। और ऐसा आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है ना दैट इस टाइप का काम जो होगा इसके से पोल्यूशन घटेगा। तो आप इतना पैसा अगर लगा रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है, ये पैसा वेस्ट भी हो सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज ऑल अराउंड देयर। नेक्स्ट, बिजली उत्सव। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, इसलिए यह न्यूज में था। बिजली उत्सव, इसमें जो स्पीकर्स आए थे ना बोलने के लिए, इन्होंने बोला देखो भाई, बिजली उत्सव इसलिए सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि कंज्यूमर का भी कुछ राइट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देयर इज बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ चैलेंजेस भी है जो क्या इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा फेस किया जाता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में सेटअप करते हैं, राइट। तो इस बिजली उत्सव से बहुत सारा ज्ञान दिया गया, साथ ही साथ विलेजर्स और चिल्ड्रंस के बीच में क्विज कंपटीशन कराया गया, नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किए गए। उस क्विज कंपटीशन में जिन्होंने अच्छा कंपटीशन में आगे अच्छा सा पार्टिसिपेटिव किया, उनको एलईडी बल्ब्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए एज अ गिफ्ट्स, राइट। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे। नेक्स्ट, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी न्यूज में है। क्योंकि बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन जो है ना डेटा सिक्योरिटी के रिलेटेड ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इट वाज गिवन रिसेंटली टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सवाल होता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? देखो,
इससे क्या होगा ना, आपका फेस से ही आपका पूरा बायोडाटा पता चल जाएगा। मतलब फेस आपका एज अ बायोमेट्रिक यूज किया जाएगा इसमें, ठीक है। और इसको कंपेयर किया जाएगा द इंफॉर्मेशन विद द डेटाबेस ऑफ नोन फेसेस, जिससे फाइंड आउट किया जा सकेगा वेरियस मैचेस को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये डिजी यात्रा सर्विसेज दैट विल प्रोवाइड कॉन्टैक्टलेस एंट्री टू पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स बाय यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हिंदू का ये न्यूज था रिगार्डिंग मोआ मेकर्स ऑफ जॉयनगर। देखो, जॉयनगर के मोआ मेकर्स के पास एक डिजिटल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग था, और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स को और भी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, राइट। कहा जाता है ये जॉयनगर का जो मोआ है 1904 से बनाया जा रहा है। द मोआ इज मेड ऑफ एरोमेटिक खोई, राइट। खोई मतलब मैं क्या बोलूं आपको, ये बेसिकली प्रसाद में ही चढ़ने वाला एक चीज होता है, राइट। पॉप्ड राइस जिसको हम लोग बोल सकते थे, मुड़ी है ना जो खाते हैं ना, उससे भी मिक्स किया हुआ रहता है खोई, मुड़ी, उसके बाद जागेरी, उसके बाद शुगर, कैश्यू नट्स, रेजन्स, है ना, किशमिश, सब कुछ यूज किया जाता है। और एज सच इसका लेकिन शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, मैक्सिमम 5 दिन तक। ये बनने के 5 दिन के भीतर आपको इसको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल है ना, इसीलिए इसको दुनिया में भेजना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ को यूएसए में भेजोगे तो उधर कस्टम से गुजरना पड़ता है, ये वो बहुत झमेला होता है, उसी में तो 5 दिन खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो बात। तो एनीवेज, नेक्स्ट, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज, दैट इज कैंपा। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला दैट फंड जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर और कैंपा के थ्रू यूज किया गया फंड, जिससे अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया जा सके। तो सवाल होता है कैंपा फंड है क्या। देखो, ये एक ऐसा फंड है जिसको 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था इस कैंपा फंड को, दैट इज कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा। एम क्या है? एम है यही है दैट जिससे ओवरसी और मैनेज किया जा सके कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड विच इज being डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। कैंपा एक्ट या फिर कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट जो है, ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है जो क्या सीक करता है टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बोथ एट सेंटर एंड इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और इसका काम क्या है? इसका काम है टू इंश्योर एक्सपीडिशियस यूटिलाइजेशन इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, जिससे अमाउंट को रिलीज किया जा सके बाई चांस अगर कोई फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाता है ना बीच बीच में नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। तो अगर सोचिए आपका एक कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो, राइट, आपको प्रोजेक्ट के लिए एक जंगल चाहिए, है ना, जंगल का कुछ पार्ट चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू विल टेक परमिशन फॉर द गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट बोलती है दैट ठीक है आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके, है ना। क्यों? क्योंकि उसी पैसों से जो है ये जो आपने यहाँ पे फॉरेस्ट काटा है उस फॉरेस्ट को हम लोग डाइवर्ट करके एक दूसरे जगह लगा जाएंगे, जिससे ओवरऑल जो मिटिगेट कर सके हम इम्पैक्ट को, राइट। तो उसी लिए कैंपा फंड के बारे में बोला जाता है, राइट। इसलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते भी है। अब आ जाते कुछ कुछ एमसीक्यूज में दोस्तों। कल का जो एमसीक्यू पूछा गया था डोकला मेटल क्राफ्ट के बारे में, तो जी हाँ, उसका सही आंसर था बंगाल। आज का क्वेश्चन है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग? स्मार्ट यात्री, यात्री फेस, डीजी यात्री या फिर डीजी पैसेंजर। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है अपने सही आंसर। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।